अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हमने ना बेसिक एक जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनता है ना, यानी उसकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और साथ उसकी प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम थोड़ा सा ना पीछे चल के ब्लास्टोसिस्ट की स्टेजेस कर लेते हैं, सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले जो आपका ब्लास्टोसिस्ट की डिवीजन का प्रोसेस होता है ना, उसको कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स ऑफ जाइगोट इनटू ब्लास्टोमियर्स। अब इसका क्या मतलब है? माइटोसिस का हमने साइकिल पढ़ लिया है, हमें पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, एक से दो चीज़ें बनती है, डबलिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो फर्टिलाइजेशन होके जो एग आपका बन फर्टिलाइज हो जाता है ना, उसको हम जाइगोट कहते हैं। वो जाइगोट अब माइटोसिस से डिवाइड होता है। ठीक है, और उस डिवीजन के प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। अब वो डिवाइड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, यानी मल्टीपल उसकी स्टेजेस आती हैं, एक दफ़ा डिवाइड होगा, दो दफ़ा होगा, तीसरी दफ़ा होगा, टोटल काफ़ी दफ़ा वो डिवाइड होता है। अब जब वो थर्ड क्लीवेज पे आता है ना, यानी 1 2 और फिर थर्ड वाली दोबारा थर्ड टाइम दोबारा डिवाइड होता है, तो उधर क्या होता है कि ये वहाँ एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या होती है आपके पास? कंपैक्शन बेसिकली ये होती है कि अब ये डिवाइड हो गया है, एक से दो बने, ठीक है, दो से चार, चार से छः, इस तरीके से। जब ये डिवाइड होगा ना, तो अब ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन गए। अब ये सेल्स जो हैं ये एक बॉल बनाएंगे, और उस बॉल को टाइटली, वो कंपैक्टेड बॉल होएगी, उसको हम कहेंगे कंपैक्शन। और ये जो बॉल होती है ना, हाँ जी, ऐसे ही है कि जितना जिस तरह से आगे होते जाएंगे ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। ठीक है, यानी आगे से आगे इसकी डिवीजन होती जाएगी बाय माइटोसिस। अब इस तरह होगा कि जब थर्ड क्लीवेज होती है ना, उसमें ये बॉल बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इतने सेल्स हो चुके होते हैं कि अभी एक बॉल बन सकती है, उसको हमने कंपैक्शन कहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, छोटे छोटे सेल्स इनके, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस हमने कल सेल फिजियोलॉजी में भी याद है अगर आपको, पढ़ा था कि टाइट जंक्शन बेसिकली क्या होती हैं, एक फॉर्म ऑफ जंक्शन या कनेक्शन होती है बिटवीन सेल, जो अपने अंदर से किसी और चीज़ को पास नहीं करने देती। ठीक है, वही टाइट जंक्शंस आपके ब्लास्टोमियर्स में भी होती है। ये एक जनरल बस एक ओवरव्यू है आपके पास के, इस तरीके से आपका जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, वो डिवाइड होता है। अब जो पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट आपकी इसकी जो डिवीजन है ना, सारी डिवीजन्स आपको नहीं पता होनी चाहिए, इतना मैथ भी ज़रूरी नहीं है कि 2 4 6 कितनी डिवीजन। जो पेपर के लिए डिवीजन इम्पॉर्टेंट है ना, या स्टेज इम्पॉर्टेंट है, वो है मोरूला। मोरूला 16th सेल स्टेज है, यानी जब ये 16th टाइम डिवाइड करता है, तो जो आपकी एम्ब्रियो डिवीजन के साथ ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म बनती है ना, उसको मोरूला कहते हैं। ये नंबर अक्सर पूछ लिया जाता है कि कितनी डिवीजन पे मोरूला बनता है, तो मोरूला आपका जो है वो बनता है 16 सेल स्टेज पर। और जब ये बनता है तो इसकी एक मलबेरी अपेयरेंस होती है। मलबेरी क्या होता है? मलबेरी एक टाइप ऑफ बेरी होती है। ठीक है, उस पे ना ऐसे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जैसे रास्पबेरी होती है ना, वैसे। तो उससे मिलती जुलती इस मोरूला की अपेयरेंस है, और 16th सेल डिवीजन की स्टेज पे ये आपको मिलता है। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। यहाँ तक सबको सारा कुछ क्लियर है? यहाँ तक हम माइटोसिस कर चुके हुए हैं। हाँ जी, क्लीवेज बेसिकली है डिवीजन ऑफ जाइगोट इनटू ब्लास्टोमियर्स। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट इनटू ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड क्लीवेज। ठीक है, जितनी भी दफा वो डिवाइड करेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? हम बेसिक एम्ब्रियोलॉजी की जो टर्म्स है ना, वो हम कर चुके हैं।
अच्छा, अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। हमने पढ़ लिया है कि ये डिवाइड होएगा, डिवाइड हो के इवेंचुअली ये क्या बनाएगा, ये ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट बनाएगा। ठीक है, प्लेसेंटा भी अब आपका बन गया है। प्लेसेंटा बनने के बाद अब आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बना है। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं उन एक्टो, एंडो और मीजोडर्म के स्ट्रक्चर्स को। अब जो आपका एक्टोडर्म बनता है, ये आपकी नसीम शहजाद की पिक्चर है। ठीक है, जो तो ये ओवरऑल याद कर सकता है ना, यानी एमएनएस से भी कर सकता है। ठीक ठीक है, बीटा एचसीजी आपका बन रहा है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करती है बीटा एचसीजी और प्लेसेंटा का सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट वाला पार्ट बीटा एचसीजी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जो ये टेबल याद कर सकता है और प्लस डबल ए याद कर सकता है, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। अगर आपको ये है कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, हमने माइनर्स इतने ज़्यादा हमसे याद नहीं होंगे, आप लोगों ने ना डबल ए में जो पॉइंट्स हैं ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म से क्या बनता है, वो लाजमी याद करने हैं। वो आपको टिप ऑफ फिंगर्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है कि डबल ए में जो पॉइंट्स है ना, उसमें जो लिखा है ना कि एक्टोडर्म से ये बनता है, न्यूरो एक्टोडर्म से ये बनता है, पहले वो याद करना है, उसके बाद ये याद करने हैं। क्योंकि जो डबल ए है ना, उसमें जो स्टार्ट के पॉइंट्स है ना, वो आपके एमसीक्यूज है। उन्होंने रफ़ीउल्लाह और एसके के पैटर्न को कंबाइन किया हुआ है। शुरू में वो आपको पॉइंट्स के फॉर्म में एमसीक्यू देते हैं, उसके बाद वो आपको एमसीक्यूज इन जनरल ऑप्शंस के साथ देते हैं। तो अगर आप उसको याद कर लेते हो ना, तो आप ये समझ लो कि आपके पास पेपर्स कवर है। अब हम इंडिविजुअली इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका एपीब्लास्ट है वो बनाता है आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, और इस एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म से आगे बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब एक्टोडर्म से बनता है एपिडर्मिस, हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ना, ये पेपर एमसीक्यू आता है, बहुत कॉमन ये वाला एमसीक्यू है। साथ इससे बनती है एपिथेलियल लाइनिंग, यानी आपकी जो एक्टोडर्म है ना, उससे आपकी एपिथेलियल लाइनिंग बनती है। ठीक है, ऑफ लोअर एनल कैनाल और डिस्टल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा और ऑडिटरी मीएटस की। उसके बाद आपका जो एक्टोडर्म है ना, ये डिवाइड होता है दो चीज़ों में, एक न्यूरो एक्टोडर्म में और एक न्यूरल क्रेस्ट में। ठीक है, फिर ये न्यूरो एक्टोडर्म जो होती है ना, ये बनाती है सारा आपका सीएनएस, यानी आपके सारे न्यूरॉन्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, आपकी प्यूपिल मसल्स, फिर ब्रेन के सेल्स। ये जो ब्रेन के सेल है ना, एस्ट्रोसाइट्स और लिगोडेंड्रोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, ये आ जाता है अक्सर। ठीक है, कोरॉइड प्लेक्सिस, न्यूरोफाइसिन्स, पिनियल ग्लैंड, यानी आपका जितना सीएनएस वाला सिस्टम है ना, वो आपके न्यूरो एक्टोडर्म से बन रहा है। अब आ जाओ न्यूरल क्रेस्ट पे। न्यूरल क्रेस्ट क्या बनाता है? न्यूरल क्रेस्ट आपके बेसिकली बनाता है न्यूरॉन्स जो गैंग्लिया के अंदर होते हैं। सीएनएस किया है ना हमने, उसमें हमने पढ़ा है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसमें डॉर्सल रूट पड़ी है, उसके अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो न्यूरॉन्स फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, याद आ रहा है ना, न्यूरल क्रेस्ट से बनते हैं। श्वॉन सेल्स जो है ना, वो आपके बनते हैं फ्रॉम योर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वॉन सेल्स, ये दो एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं। साथ आपका एड्रीनल मेड्यूला भी एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये भी, और मेलेनोसाइट्स भी। ठीक है, इसके अलावा आयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनता है, बोन्स बनती हैं न्यूरोक्रेनियम की, और फेरेंजियल आर्चेज आपकी जो हैं वो बनती हैं आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बेसिकली मैंने टेबल पढ़ी है। टेबल में मैंने क्या पढ़ा है? तीन चीज़ें थी जो एपीब्लास्ट बनाता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म आगे से जाकर के आपका बनाता है एपिडर्मिस, एपिथेलियल लाइनिंग कुछ स्ट्रक्चर्स की, सारी बॉडी की नहीं। फिर वो डिवाइड होता है न्यूरो एक्टोडर्म में और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स में। न्यूरो एक्टोडर्म हमारा सीएनएस बनाएगी, न्यूरल क्रेस्ट सेल जो है ना, वो सीएनएस के बाकी के जो कनेक्टिंग पार्ट्स है ना, स्पाइनल कॉर्ड कर लो,
फेरेंजियल आर्चेस, ब्रेन या स्कल की बोन्स, ये सारा कुछ बनाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है मीजोडर्म। जो आपका मीजोडर्म है ना, वो बेसिकली क्या करता है, वो आपकी मसल्स बनाता है, मसल्स और विसरास बनाता है। ठीक है, किडनी बना लेगा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, कपफर सेल्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का सवाल अक्सर रिपीट होता है, नोटोकॉर्ड बना लेगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स बनाएगा, ड्यूरामेटर, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स ऑफ टंग बना लेगा। ठीक है, और आपकी जितनी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स हैं और इनसे जो ऑर्गन्स बनते हैं ना आपके, वो बनते हैं आपके मीजोडर्म से। ठीक है, अब अगर मीजोडर्म हमारी कनेक्ट नहीं हुई, ठीक है, इस तरह होता है कि जब आपका अब ये एम्ब्रियो बन रहा है ना, तो इसने क्रेनियली भी बनना है, ऊपर से कॉर्डली भी बनना है, यानी मीजोडर्म ने इधर से भी डिवाइड करना है, इधर से भी डिवाइड करना है, इकट्ठे सारे स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होते हैं। अगर क्रेनियल डिफेक्ट हो जाए मीजोडर्म का, तो आपकी आती है एक्टोपिक एनल ओपनिंग। ठीक है, यानी एनल ओपनिंग जो होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है अगर क्रेनियल डिफेक्ट हो मीजोडर्म का। अगर कॉडल डिफेक्ट हो मीजोडर्म का, तो फिर आपके पास एक कंडीशन आता है एक्सोट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ब्लैडर इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दिस इज एक्सोट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। अगर किसी का मीजोडर्म कॉर्डली जॉइन नहीं हुआ, डिफेक्ट आ गया है कॉर्डली मीजोडर्म में, ये दोनों एमसीक्यूज हैं पास पेपर्स के, कि अगर मीजोडर्म में क्रेनियल डिफेक्ट है तो फिर क्या है, और अगर कॉर्डल डिफेक्ट है तो फिर क्या है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है, सेम पेज पे हैं हम। उसके बाद आपके पास आ जाता है एंडोडर्म। जो एंडोडर्म है उससे बनता है हिपैटोसाइट। क्रेनियल डिफेक्ट से एक्टोपिक एनल ओपनिंग बनती है, कॉर्डल डिफेक्ट से ब्लैडर की एक्सोट्रोफी होती है। मीजोडर्म क्रेनियली और कॉर्डली डिवाइड करता है। ठीक है, क्रेनियल से एनल और कॉर्डल से ब्लैडर का डिफेक्ट, इस तरीके से याद रख। ठीक है, अब आ जाओ जी एंडोडर्म पे। जो आपकी एंडोडर्म है वो बनाती है आपके लिवर के सेल्स, हिपेटोसाइट्स, एसिनार्स, आइलेट्स ऑफ पैंक्रियाज, और बेसिक बनाती है ये आपके विसरास की एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है, यानी आपके जीआई ट्रैक्ट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, बिलियरी अपरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब की जो एपिथेलियम है ना अंदर वाली, वो बनती है एंडोडर्म से। ठीक है, ये एक हमने ओवरव्यू लिया है कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म से क्या बनता है। जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अदरवाइज आपने जब ये याद करना है तो पहली प्रायोरिटी देनी है डबल ए के पॉइंट्स को, पहले वहाँ से याद करना शुरू करना है। अगर फिर उसके बाद आप इधर से याद कर सकते हो जो एक्स्ट्रा है, तो वेल एंड गुड। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको ना एक कनेक्टिविटी से पढ़ा रही हूँ, ताकि जब आप डबल ए पढ़ो ना और उसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएँ, तो फिर आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ओहो कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये तो आपको पता चल गया कि ये आपके एक्टोडर्म से आते हैं। अब जो आपका मीजोडर्म है ना, वो भी डिवाइड करता है। ठीक है, वो कैसे डिवाइड करता है, वो बेसिकली डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें आपके पास आ जाता है लैटरल प्लेट मीजोडर्म, पार एक्सियल, एक्सियल, इंटरमीडिएट, कार्डियक और क्रेनियल मीजोडर्म। ठीक है, यानी हमारा जो मीजोडर्म है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपका जो मीजोडर्म है वो डिवाइड होता है, कि वो इंटरमीडिएट मीजोडर्म बनाता है, फिर वो एक कॉर्डा मीजोडर्म बनाता है, यानी मिड लाइन मीजोडर्म, मेन जो आपका मीजोडर्म होता है। ठीक है,
पारेक्सियल मेसोडर्म बनाता है और लैटरल प्लेट मेसोडर्म बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे बस मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं। अब जो आपका लैटरल प्लेट मेसोडर्म होता है ना, ये क्या करता है? ये जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म होता है ये बेसिकली बनाता है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। हमने एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम पढ़ा था ना, जब मैंने आपको बताया था कि सिलोम बेसिकली, सिलोम का क्या फंक्शन है, सिलोम बॉडी की कैविटीज बनाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम पढ़ा था। कोई मुझे बता सकता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम कहाँ से आता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम क्या बनाता है? नहीं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बनता किससे है? हाँ, हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, ये इस साल पेपर में रिपीट हुआ है, पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये भूलना नहीं है। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है ना, यानी बाहर वाली लेयर है कैविटी की, वो तो हाइपोब्लास्ट से बन गई। अब जो अंदर वाली है ना, वो आपकी बनेगी लैटरल प्लेट मेसोडर्म से। ठीक है, वो ये एमसीक्यू है। ये मैंने मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स इसलिए आपको करा रही हूँ ताकि जो बीच में से एमसीक्यूज है ना, वो आपको एक दफ़ा तो अब आपके गो थ्रू हो जाए, फिर जब दूसरी दफ़ा आप खुद पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। लैटरल प्लेट मेसोडर्म से आपका बनता है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ठीक है, जो आपकी बॉडी कैविटीज बनाता है। दूसरा एक चीज़ है कि अगर किसी को एब्सेंस ऑफ लिम्स हो, यानी डेवलपमेंट नहीं हुई लिम्स की, तो दैट इज ड्यू टू मैल डेवलपमेंट ऑफ योर लैटरल प्लेट मेसोडर्म, बिकॉज लैटरल प्लेट मेसोडर्म आपका बॉडी कैविटी भी बनाता है, पेल्विस भी बनाता है और आपकी लिम्स की बोन्स भी बनाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं लैटरल प्लेट मेसोडर्म के जो एमसीक्यू पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट है। एक, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक कि आपका लैटरल प्लेट मेसोडर्म बनाता है आपका इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, जिससे बनती है बॉडी की कैविटी। ठीक है, पहला पॉइंट है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। दूसरा पॉइंट है कि लैटरल प्लेट मेसोडर्म बनाता है लिम्स की बोन्स। अपर लिम, लोअर लिम है ना हमारी बाजू, टांगे। ठीक है, उसको, उसका बेसिकली बोन्स जो है वो लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बनती हैं। तो आपको पेपर में सवाल आ जाता है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसकी लिम्स नहीं बनी, डेवलप नहीं हुई, कौन सी एरिया का डिफेक्ट है या कौन सी जगह का मेल यूनियन है, तो दैट इज योर लैटरल प्लेट मेसोडर्म। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो है वो बनेगा लैटरल प्लेट से और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बनेगा हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो कि मेसोडर्म आपका अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना, वो अंदर वाला सिलोम बनाएगा, इंट्रा एम्ब्रियोनिक बनाएगा। हाइपोब्लास्ट पहले आता है ना, पहले तो हाइपोब्लास्ट बनता है, एपीब्लास्ट बनता है, फिर मेसोडर्म बनता है। तो हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बनाएगा। ठीक है, इस टेबल में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम नहीं लिखा, इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है कि आपका जो मेसोडर्म है, जो हमने ओवरऑल कलेक्टिवली पहले टेबल पढ़ी उसमें हमने पढ़ा है ना कि मेसोडर्म वेसल्स भी बनाता है। ठीक है, ये देखो मेसोडर्म आपके कई सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसमें वो आपकी बोन्स, कार्टिलेज, एंडोथीलियम ऑफ वेसल्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये सारा कुछ बनाता है। तो उसको उन्होंने कलेक्टिवली जो है वो उस टेबल में बेसिकली कहा हुआ है कि ये आपके जो है ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं, सिलोम नहीं है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो है ना वो आपका हाइपोब्लास्ट बनाता है। ठीक है, इन्होंने ना आपको एम्ब्रियोलॉजिकल डेरिवेटिव्स इस टेबल में नहीं दिए हुए हैं, इन्होंने सीधा बस लिखा हुआ है बॉडी कैविटी। ये भी जो जहाँ बॉडी कैविटी लिखा है ना,
ये है बेसिकली इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, उसी से आपकी बॉडी कैविटी बनती है। आप समझ आई? आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है पारेक्सियल मीजोडर्म। पारेक्सियल मीजोडर्म से डेवलपमेंट होती है आपके हेड की और सोमाइट्स की। ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम दोनों मिलकर आपकी बॉडी कैविटीज बनाते हैं। कैविटीज की बेसिकली लाइनिंग होती है, बाहर और अंदर की होती है ना, तो दोनों मिलके आपकी बॉडी कैविटीज बनाते हैं। सिलोम कलेक्टिव टर्म है, ठीक है, जो बॉडी कैविटी बनाएगी। और उस सिलोम की डिवीजन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और इंट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो हाइपोब्लास्ट से बनेगी और जो इंट्रा है वो मीजोडर्म से बनेगी। समझ आ गया ये पॉइंट? थोड़ा सा रट्टा है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑर्डर वाइज चलोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो मेरी बात, दो चीजें हैं, एक एपीब्लास्ट है, एक हाइपोब्लास्ट है। आपने इमेजिन करना है अब हम एक किसी बच्चे की बॉडी को बनते हुए, उसके जितने ऑर्गन्स हैं, जितनी चीजें हैं, वो एपीब्लास्ट से बन रही हैं। वो ऑर्गन्स किसी कैविटी में तो होंगे पड़े हुए, थोरेसिक कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, ये सब आपकी कैविटी है। वो कैविटी बनती है हाइपोब्लास्ट से। ठीक है। पर अब हर चीज का अंदर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, ऐसा है ना। हार्ट का भी 3 लेयर्स हैं, उसी तरह से ब्रेन की भी लेयर्स हैं। ब्रेन में भी ग्रे मैटर है, वाइट मैटर है, अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके विसराज हैं, जो आपकी बाकी मसल्स हैं, हर चीज़ है ना, वो बनती है आपके एपीब्लास्ट से। ठीक है, ब्रॉडली। उसमें फिर आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म आ जाता है। जो आपकी बॉडी की कैविटी है ना, वो बनती है आपके हाइपोब्लास्ट और आपके मीजोडर्म से। ठीक है। कैसे बनती है? उस कैविटी का एक नाम है सिलोम। ठीक है। बेसिकली आपकी पेरिकार्डियल, प्लूरल, जितनी कैविटीज हैं, अभी वो सारी अलग अलग तो हुई नहीं है, तो उनको एक कलेक्टिव नाम दे दिया गया है सिलोम। इस सिलोम की 2 डिवीजन्स हैं, एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, और एक इंट्रा एम्ब्रियोनिक है। ठीक है, यानी एक अंदर वाली लेयर कर लो, एक बाहर वाली लेयर कर लो, फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो हाइपोब्लास्ट से बनेगी, जो इंट्रा है वो मीजोडर्म से बनेगी। अब ये चीज क्लियर हुई है सबको? किसी को अब तो नहीं है इस पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन? ये पॉइंट आपके पेपर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना एमसीक्यूज में आ जाती हैं। और पिछले अटेम्प्ट में जिस तरह से एमसीक्यू में आई हुई थी ना, उन्होंने एक्स्ट्रा और इंट्रा मेंशन भी नहीं किया हुआ था। ठीक है, उन्होंने सिर्फ सिलोम मेंशन किया था कि हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है, सिलोम बनाता है, इस तरीके से मेंशन किया हुआ था। तो वो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि सिलोम एक पूरी कैविटी है, उसकी 2 लेयर्स की बात हो रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इंट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, एक्स्ट्रा एक डिफरेंट जगह से आ रही है, इंट्रा एक डिफरेंट जगह से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है, तो हम फिर आगे एक जनरल मीजोडर्म का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। कि फिर नेक्स्ट आपके पास आता है पार एक्सियल मीजोडर्म। जो आपका पार एक्सियल मीजोडर्म है ना, हाँ, जो आपका पार एक्सियल मीजोडर्म है
वो बेसिकली बनाता है आपका हेड और सोमाइट्स। ठीक है, ये सोमाइट्स क्या होते हैं? ये सोमाइट्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेसिकली 20th डे ऑफ डेवलपमेंट पे बनते हैं। ये इनका एमसीक्यू है, 20th डे ऑफ डेवलपमेंट। इधर से क्या होता है कि इधर से बेसिकली आपके जो है ना क्रेनियोकॉर्डल सीक्वेंस बनती है। ठीक है, यानी जो हमारी ऑक्सीपिटल रीजन से नीचे नीचे आगे जा कर के आपके बाकी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बोन्स, कार्टिलेज, हेड और टेल एंड की जो सीक्वेंस होती है ना, वो डिटरमिन करनी है आपके सोमाइट्स ने। ठीक है, ये सोमाइट्स का फंक्शन है। ये सोमाइट्स आगे डिवाइड होते हैं सिक्लेरोटोम में और डर्मोमायोटोम में। सिक्लेरोटोम जो है वो आपकी वर्टिब्रा बनाता है, आपके एंडोथीलियल सेल्स, वर्टिब्रल जॉइंट्स, टेंडन्स, ये सारा कुछ बनाता है। जो डर्मोमायोटोम है वो डर्मस और मसल्स बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हेड और जो सोमाइट्स है ना वो बनते हैं आपके पारेक्सियल मेसोडर्म से। इसमें से आपको जो आपकी बुक है ना नसीम शहजाद, उसमें से आपने सिर्फ 2 सोमाइट्स याद करने, एक 20 वाला और एक 30 वाला। ठीक है, जो अंडरलाइन हुए हैं वही याद करने। सोमाइट्स का नंबर या सीक्वेंस कभी नहीं आती, बहुत रेयरली आती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा कि सेज पे कितने सोमाइट्स होते हैं, क्या क्या बनाते हैं। नहीं, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सर्वाइकल रीजन में 4 पेयर होते हैं सोमाइट्स के। सोमाइट्स का फंक्शन क्या होता है? ये सिक्लेरोटोम बनाते हैं यानी बोन और कार्टिलेज, और डर्मोमायोटोम बनाते हैं यानी मसल्स बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद आपका इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनता है आपका किडनीज और गोनैड्स। ठीक है, सिर्फ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनता है किडनीज और गोनैड्स। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का भी एक जनरल स्ट्रक्चर कर लिया है। अच्छा, अब इससे आगे हम चलते हैं हमारे अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पर। ठीक है, ये तो हमने जो डेवलपमेंट की है ये हमने एक ब्रॉड डेवलपमेंट की है। ब्रॉड डेवलपमेंट का मतलब है हमने एंड एंड के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं कि भाई एंड एंड पे एक चीज़ होती है, शुरू एक्टोडर्म से होता है, एंड पे उसका जाकर के ये ऑर्गन बनता है। ठीक है, अब उस शुरू से एंड तक की जो स्टेजेस है ना वो हम उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास सबसे पहले एक चीज़ जो आती है ना वो आपके पास आती है योक सैक। योक सैक क्या है? योक सैक एक स्ट्रक्चर है दैट डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो आपका योक सैक है ना ये भी बेसिकली एक कैविटी ही है, तो ये आपके हाइपोब्लास्ट से बनता है। और फिर ये योक सैक बनाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ये समझ आया है कॉन्सेप्ट? योक सैक बेसिकली एक आउटर लेयर है, एक सैक लाइक लेयर है जिसके अंदर हमारा फीटस होता है। ठीक है, और ये जो योक सैक होती है ये हाइपोब्लास्ट से बनती है। हाइपोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम भी बनाता है, योक सैक भी बनाता है। योक सैक आगे जा कर के बनाती है आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स वो बेसिक सेल्स होते हैं जिनसे कि आपकी डिवीजन होती है स्पर्म्स की या एग्स की। योक सैक, अब हम हमारे पास क्या है कि हमारे पास अब एक बेबी डेवलप हो रहा है।
ठीक है। अब हमारी एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन गई है। हाइपोब्लास्ट से हमने एक योक सैक बनाई है। ठीक है, योक सैक वो सैक है जिसके अंदर अब वो बेबी ने आना है। ठीक है, ये सैक उसको नरिशमेंट देती है और इस सैक के अंदर बनते हैं जर्म सेल्स। अब बेबी का जेंडर भी तो बनना है ना, मेल या फीमेल बननी है। तो क्या होता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स वो जेंडर डिसाइड करते हैं और योक सैक इस सारा प्रोसेस को कैरी आउट करती है। समझ लगी है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब जो आपकी योक सैक है ना, इसके कॉर्डल एंड से निकलता है एक छोटा सा डाइवर्टिकुलम। ठीक है, ये योक सैक है, इसके कॉर्डल एंड से एक छोटे से डाइवर्टिकुलम या आउट पाउचिंग निकलती है जो कि एक्सटेंड करती है इसकी स्टॉक के अंदर, जिसको कहते हैं एलेंटॉइस। यानी ये बड़ी सी योक सैक है और ये एलेंटॉइस है जो 16th डे पे आती है। इस एलेंटॉइस का क्या काम है? इसने बनाना है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब बेबी बन गया। बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो उसके यूरिन से बनता है, ये तो हमें सबको पता है ना। वो यूरिन कहाँ से आएगा? पहले ब्लैडर बनेगा फिर यूरिन आएगा। एलेंटॉइस का काम है वो ब्लैडर बनाना। ठीक है, 16th डे पे एलेंटॉइस आ जाता है। उसके बाद वो एलेंटॉइस जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है। ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर है? अब फीटल ब्लैडर और अम्बलाइकस के दरमियान में ना आपके पास एक डक्ट आती है। उस डक्ट को कहते हैं यूरेकस। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ तक तो सबको पता है कि अब आपके पास सेल्स बन गए हैं। उन सेल्स को इनक्लोज करने के लिए एक सैक चाहिए, वो योक सैक बन गई है। ठीक है, अब उस योक सैक के अंदर हमने फ्लूइड भी डालना है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वो फ्लूइड बनता है बच्चे के यूरिन से, और यूरिन कहाँ से आता है? ब्लैडर से आता है। तो अब हमें एक ब्लैडर बनाना है। ठीक है, अब 16th डे पे क्या होता है कि एक डाइवर्टिकुलम होता है। डाइवर्टिकुलम कहते हैं एक छोटी सी आउट पाउचिंग को, एक छोटी सी बाहर निकल रही हुई प्रोजेक्शन को। वो डाइवर्टिकुलम का नाम होता है एलेंटॉइस। ठीक है, 16th डे पे वो एलेंटॉइस बनता है और उसके बाद वो एलेंटॉइस जो होता है ना, वो डिवाइड करके बनाता है बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर। ये पॉइंट समझ आ गए? थोड़ा थोड़ा को रिलेट करना है। ठीक है, बेशक इस को रिलेशन का आप थेरेटिकली नहीं भी अगर इतनी सही, लेकिन अगर आप को रिलेट नहीं ना करोगे आपको समझ नहीं आएगी। अब ये जो ब्लैडर और बच्चे का अम्बलाइकस है ना, जाहिर है हमारा ब्लैडर, हमारी बॉडी में ब्लैडर जो होता है उससे थोड़ा सा ऊपर ही अम्बलाइकस होता है। अब ब्लैडर और बच्चे के अम्बलाइकस के दरमियान में एक डक्ट जा रही होती है। ठीक है, ये जो डक्ट होती है इसको यूरेकस बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द डक्ट बिटवीन द फीटल ब्लैडर एंड द अम्बलाइकस। ये डक्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके आते हैं अक्सर सवाल, ये पैथोलॉजी में आ जाती है। अगर यूरेकस वैसे तो जब बड़े हो जाते हैं ना तो ऑब्लिटरेट हो जाता है, ऑब्लिटरेट होके बनाता है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ठीक है, जो कि अम्बलाइकस को कनेक्ट करता है टू द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर। हमने जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, किडनी का सिस्टम पढ़ा था, तब हमने ये एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो ऐसे ही सस्पेंडेड नहीं होते, ऐसी हवा में तैर नहीं रहे होते। उनके आसपास लिगामेंट्स होते हैं जिन्होंने उनको अपनी जगह पे रखा होता है। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके ये जो ब्लैडर है ना, इसको अम्बलाइकस के साथ एक लिगामेंट ने कनेक्ट किया होता है जिसका नाम है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनता है यूरेकस से। यूरेकस बच्चों में क्या होती है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होती है, डक्ट होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डक्ट, डक्ट क्या है, डक्ट एक पाइप है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बन गया, बाहर आ गया, तो ये पाइप खत्म हो गई है और ये बस एक टिश्यू बन गया है जिसने इसका लिगामेंट बना दिया है। अब अगर ये यूरेकस पेटेंट रह जाए, पेटेंट का मतलब है कि ये डक्ट क्लोज नहीं हुई, तो इससे की क्या पैथोलॉजी होती है, यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम अम्बिलिकस। देखो ये ब्लैडर है, ठीक है, और ये आपका अम्बिलिकस है, यहाँ पर ये बीच में यूरेकस जा रहा है। अगर इस यूरेकस में सुराख रह जाता है तो ब्लैडर जब फुल होगा तो ये यूरिन अम्बिलिकस से बाहर आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेटेंट यूरेकस। अगर इस यूरेकस में सिस्ट बन जाए तो दैट इज ड्यू टू रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइस। उसको कहते हैं, अगर आपका जो एलेंटॉइस है वो सही से डिस्ट्रॉय नहीं ना हुआ तो एक चीज बन जाती है विच इज कॉल्ड यूरेकल सिस्ट, ठीक है। अगर यूरेकस में कोई ओपनिंग रह जाए तो उसको यूरेकल साइनस कहते हैं। फिर क्या होगा, यूरिन बाहर बॉडी में लीक करेगा। अगर इसकी कोई और आउट पाउचिंग बन जाए तो उसको डाइवर्टिकुलम कहते हैं। पेटेंट यूरेकस और यूरेकल सिस्ट जो है ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है, यहाँ तक सारे क्लियर हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जिनका गायनी का पेपर है उन्होंने नसीम शहजाद से थेरी करने के बाद डबल ए के पॉइंट्स याद करने हैं और एस के पिंक से करना है। थेरी आपने नसीम शहजाद से करनी है, ठीक है, और थेरी के बाद आपने डबल ए और एस के पिंक से करना है। एस के पिंक में भी थेरी लिखी हुई है। यूरेकस ये आपके नसीम शहजाद में लिखा हुआ है,